सबके अपने अपने मकान हो गए। हम भाई बहन भी अब एक दूसरे के मेहमान हो गए। वाकई किसी ने बहुत सही कहा है, बचपन का वो प्यार बड़े होने पर, जीवन में स्थापित होने पर, तरक्की करने पर जाने कहाँ खो जाता है, परंतु दिल का कोई कोना उस स्नेह के लिए हमेशा तरसता रहता है। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना त्यागी, एक बार फिर से हिंदी लेखक परिवार के YouTube चैनल पर, और आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ श्री हरि प्रकाश राठी जी की एक और सामयिक कथा लेकर, जिसे उनके कहानी संग्रह अगोचर से लिया गया है। कहानी का शीर्षक है ढाल। मेरा अनुज कमल ऐसे हैरत अंगेज कारनामे करता कि मैं विस्मय से ठगा रह जाता। बचपन में एक बार सिर्फ 2 रुपये की शर्त पर मालगाड़ी के नीचे दुबक कर निकल गया। आश्चर्य की बात यह थी कि शर्त तब लगी जब ट्रेन सीटी दे चुकी थी। सर्दी में एक बार अलाव तापते हुए किसी के उकसाने पर अंगारे हाथ में लेकर नाचने लगा। एक अंगारा उछलकर उसके शर्ट की कॉलर में गिर गया। 5 दिन तक अस्पताल में मरहम पट्टी करवानी पड़ी। जब भी कोई उसे जोखिम भरा कार्य करने को कहता, वह उसे चुनौती की तरह लेता। यही नहीं, इन कार्यों को वह पूरे उत्साह से अंजाम देता। कई बार आगा पीछा बिल्कुल नहीं सोचता। जोखिम भरे कार्य करना उसकी फितरत थी। बिच्छू का मंत्र न जाने पर सांप की पिटारी में हाथ डाले। उसके कारनामे सुन सुनकर अम्मा पापा के रोंगटे खड़े हो जाते। सबको वह आफत की पुड़िया नजर आता। जब भी कोई विपत्ति या पेचीदगी में उलझ जाता, वह मेरे पास आकर खड़ा हो जाता। उसे पूरा विश्वास था, दादा के पास उसकी हर मुसीबत का हल है। दादा के होते हुए उसको कोई तकलीफ आ ही नहीं सकती। वह मुझ में एक अजीब सा आश्रय पाता। मुझसे 2 जमात नीचे था। जब मैं 5वीं में था, वह 3री में। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल समाप्त होते ही वह मुझे ढूंढने लगता। कई बार मेरे सहपाठी साथ होते तो मैं उसे झिड़क भी देता। वह चुपचाप सुन लेता, फिर मुझसे 5 कदम पीछे चलता। घर आकर मैं अम्मा से शिकायत करता, अम्मा, यह चिपकू की तरह मेरे पीछे लगा रहता है। अम्मा मेरे सर पर स्नेह से हाथ फेरती, ठीक ही तो करता है, तू इंजन है, यह डब्बा है। तेरी अंगुली पकड़कर नहीं चलेगा तो किसकी पकड़ेगा? कमल की आंखें चमक जाती, जैसे उसके किसी अभीष्ट कार्य का अनुमोदन हो गया हो। रात में कई बार न जाने कहाँ कहाँ से भूत प्रेतों की कहानियां सुनकर आता। उसका बिस्तर अलग लगा होता, पर जैसे तैसे मुझे मनाकर मेरे बिस्तर में घुस जाता। दादा, आपके साथ नींद अच्छी आती है। उसकी मोर सी मीठी बोली मेरा मन हर लेती। दरअसल मैं खुद रातों में बहुत डरता, पर कमल की नज़रों में मैं एक निर्भीक निडर व्यक्ति था, जो भूत प्रेत के हौसले भी पस्त कर सकता है। उसका भ्रम कई बार मेरे मन में अजीब सी गुदगुदी पैदा करता। बचपन में ही कहीं मुझे बुजुर्गियत का बोध होने लगता। सावन के महीने में एक बार हम दोनों स्कूल से आ रहे थे। अम्मा दोनों को अलग अलग छतरी देती थी। थोड़ी देर चले ही थे कि टपाटप बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। मैंने तुरंत अपनी छतरी खोली और कमल को छतरी खोलने को कहा। आश्चर्य, उसे तो यह बात सूझी ही नहीं। वह तो बस मेरे छाते के नीचे अपनी छतरी बिना खोले ही चलने लगा। उसे पूरा विश्वास था, दादा की छतरी के नीचे वह भीग ही नहीं सकता। एक बार किसी के उकसाने पर मोहल्ले के एक गुंडे लड़के सोमदत्त से भिड़ गया। दोनों में अच्छी गुत्थम गुत्था हुई, पर वह तिनखैया सोमदत्त जैसे कसरती शरीर वाले लड़के के आगे कहाँ तक टिकता। सोमदत्त ने उसकी अच्छी धुनाई की। जब बस नहीं चला तो उसने मेरा अवलंब लिया। छोटा देखकर दादागिरी करता है? दम है तो सुनील दादा से लड़कर बता। कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालेंगे। 2 घूंसों में छठी का दूध याद आ जाएगा। एक पटकी देते ही रेत की दीवार की तरह गिरेगा। पराजय की खिन्नता ने उसके क्रोध के अंगारे दहका दिए थे। इतनी सी जान, गज भर की जुबान, डींग मत मार।
वह कौन सा सूरमा है? राग्या का भाई पराग्या, उसे भी ले आ। चटनी नहीं बना दूं तो सोमदत्त नहीं कहना। सोमदत्त आंखें फाड़े चिल्ला रहा था, ज्यादा तीस मार खा मत बन। जीप चलाने की बजाय लड़कर बताना। दादा ने अच्छे अच्छों के दांत खट्टे किए हैं, देखते ही निकर उतर जाएगी। जा जा, उसको भी ले आ। दिन में तारे नहीं दिखा दूं तो कहना। वह संसार में किसी की भी बुराई सुन सकता था, पर कोई दादा का नाम नीचा करे यह उसे असह्य था। आंखों के आगे पलकों की बुराई कौन सहेगा। रोते रोते मेरे पास आया। दादा, सोमदत्त ने मुझे बिना मतलब मारा है। मैंने उसे साफ कह दिया, हिम्मत हो तो दादा से लड़ो। आप मेरे साथ चलो, अभी धूल चाटता नजर आएगा। लड़ाई के नाम से ही मेरी पिंडलियां कांपने लगी। यह अक्लमंद की दुम एक दिन इज्जत धूल में मिलाएगा। कैसा अजीब भाई है, जिसकी गोद में बैठे उसी की दाढ़ी नोचे, इस अहमक के पेट में भवानी बैठे। लेकिन यह प्रतिष्ठा एवं आस्था का प्रश्न था। मेरी स्थिति सांप छछुंदर जैसी थी, उगले तो अंधा, निगले तो कोढ़ी। मैंने अपने भीतर के सारे साहस को इकट्ठा किया। चल देखें कौन तुझे हाथ लगा सकता है। उसकी आंखें वीरोन्मत्त उत्साह से चमक उठी। अब होगी असली टक्कर। दादा रोज सुबह गिलास भरकर दूध पीते हैं, शाम अखाड़े में वर्जिश करने भी जाते हैं। देखते ही हिलने लगेगा। हो सकता है दादा को देखते ही भाग खड़ा हो। एक अजीब से उत्साह से वह लंबे लंबे कदम बढ़ने लगा। उसके उत्साह ने मुझे हौसला दिया। कुल प्रतिष्ठा की ध्वजा हाथ में लिए मैंने कूच किया। उसके कंधे पर हाथ रखे मैं ऐसे चलने लगा जैसे वीर रस से पगा कोई रणधीर जा रहा हो। भय की पराकाष्ठा एवं इज्जत की दावेदारी कभी कभी इंसान को असीम साहस से भर देती है। रगों में तेजी एवं तबीयत में नशा छा जाता है। सोमदत्त को देखते ही कमल ने उसे ललकारा, अब लड़, दम हो तो। बच्चों को तो कोई भी आंख दिखा सकता है। सोमदत्त की भुजाएं फड़क उठी। उसका रण कौशल उसके चेहरे पर चमक उठा। पूरे मोहल्ले में उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न था। मुझे देखते ही उसने धमाधम 4 घूंसे लगाए, फिर टांग में एड़ देकर वह पटकी दी कि मुझे दिन में तारे दिखने लगे। मैं उस वक्त को कोसने लगा जब कमल के उकसाने में आ गया। ये कमबख्त तो कुछ भी मदद नहीं कर रहा। लंगड़े लूले गए बारात, 2-2 जूते 2-2 लात वाली हालत थी। वापस उठने के पहले ठाकुर जी से मनौती मांग रहा था, प्रभु कमल के सामने तो ऐसी दुर्गत मत करवा। मैं इसे क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं किसी भी हालत में उसकी आंखों में नहीं गिरना चाहता था। घोड़े का गिरा संभल सकता है, आंख का गिरा नहीं। बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा मेरा सौभाग्य। उसी वक्त सोमदत्त के पिता उधर से निकले। उसे लड़ते देखकर उसे 2 तमाचे रसीद किए। जब देखो लड़ता रहता है, सिवाय गुंडागर्दी के कुछ आता है? पिछले 3 साल से एक जमात में बैठा है। सोमदत्त के पिता उसे कान पकड़कर घसीट ले गए। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। प्रभु इतने कृपालु हो सकते हैं, यह मुझे उसी दिन समझ में आया। मैंने तुरंत मौके का फायदा उठाया, तमक कर बोला, आज बाप ने बचा लिया, कल तो इसी मोहल्ले में मिलेगा। आज के बाद कमल के हाथ भी लगाया तो टांग तोड़ दूंगा। कमल का चेहरा गर्व ज्योति से जगमगा रहा था। बचपन अब मात्र अतीत की स्मृति है। वे दिन हवा हुए। बचपन एक नन्ही चिड़िया की तरह फुर्र से उड़ गया। कौन जानता था कि कल की उन छोटी छोटी जोखिमों को जीने वाला कमल शहर का एक प्रमुख उद्योगपति होगा। कॉलेज छोड़ने के बाद मेरी रेलवे में नौकरी लग गई। कमल ने बहुत प्रयास किए, पर वह किसी प्रतिस्पर्धी परीक्षा में नहीं निकला। जब भी किसी परीक्षा में असफलता की सूचना मिलती, वह मेरे पास आकर कुछ समय बैठ जाता, जैसे मैं ही उसका अवलंब हूँ। हताश होकर उसने टेक्सटाइल प्रिंटिंग के एक कारखाने में नौकरी की। वही जोखिम लेने की पुरानी आदत उसे पुकारने लगी। ऋण लेकर स्वयं की एक छोटी सी फैक्ट्री खोली, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम दोनों की शादी हुए भी अब 20 वर्ष से ऊपर होने को आए। बच्चे भी बड़े हो गए। कमल अब एक धनी मानी व्यक्ति था। शहर के कई उच्चाधिकारियों से उसके घरेलू संबंध थे। कई लोग उससे कारोबार के संबंध में राय लेने आते
और उसकी सलाह मानकर निहाल हो जाते। वह जब भी विपत्ति में होता सीधे मेरे घर आ जाता। मेरी हैसियत के हिसाब से मैं उसकी किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता था, पर मात्र मेरी उपस्थिति से ही उसे सुकून एवं सहारा मिल जाता। व्यावसायिक जगत में उसके सटीक निर्णयों की सर्वत्र सराहना होती, पर अपनी छोटी से छोटी समस्या को भी वह मुझसे डिस्कस करता। वक्त का रथ सदैव अविरल गति से चलता रहता है। इन्हीं दिनों मेरी पोस्टिंग हमारे शहर से 300 किलोमीटर दूर गोपीपुर शहर में स्टेशन मास्टर के पद पर हुई। प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र था, अतः जाना ही था। कमल अपनी पत्नी मालती एवं दोनों बच्चों के साथ मुझे स्टेशन छोड़ने आया। एक अजीब सी उदासी एवं विषाद उसके चेहरे पर उभर रहा था, जैसे किसी नामी तलवारबाज से उसकी ढाल छिन रही हो, कोई हिरण का बच्चा मृगी से बिछड़ रहा हो। अब मेरी उम्र 50 के करीब थी और वह 47 का। दोनों के आधे से ऊपर बाल सफ़ेद हो चुके थे, फिर भी वह बार बार मेरे समीप आकर खड़ा हो जाता। मेरा विह्वल मन फूट फूट कर रोने को करता, पर मुझे मालूम था मेरे एक आंसू के बहते ही उसकी आंखों से गंगा जमुना बह उठेगी। ट्रेन जब स्टेशन छोड़ने लगी तो वह तब तक मेरे डिब्बे के साथ चलता रहा जब तक उसके पाँवों की गति ने उसका साथ नहीं छोड़ दिया। स्टेशन मास्टर की भी कोई नौकरी है। रात दिन जगकर जनता की सेवा करो, पर पब्लिक तो फिर भी खरी खोटी ही सुनाती है। मैं शहर छोड़कर यहाँ आ तो गया, पर न तो मेरा मन यहाँ लगता था न परिवार का। नौकरी की मजबूरी न होती तो कब का छोड़ देता। कमल ने मुझे कहा भी था, दादा यहीं कुछ मिलकर काम कर लेंगे। अब मुझसे भी कारोबार अकेले नहीं संभलता, पर मुझे लगा उसके सहारे कोई भी काम करके मैं मेरा बड़प्पन खो दूंगा। माँ बाबूजी के निधन के बाद तो मैं मानो उसका भगवान हो गया था। चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है मेरे शहर छोड़ने के बाद से ही, जैसे कमल के दिन फिर गए। भरे पूरे परिवार के बीच वह अजीब सी उदासी में रहने लगा। घंटों अकेले बैठा आकाश में किसी को ढूंढता। एक अजीब से अवसाद ने उसे आवृत्त कर लिया। रात घबराकर नींद से उठ जाता, कभी रात को ही गाड़ी लेकर घूमने निकल जाता। कमज़ोर आश्रयहीन मन में दुर्व्यसन शीघ्र अपना डेरा बना लेते हैं। इन दिनों वह नशा भी करने लग गया था। धीरे धीरे वह कमज़ोर होने लगा। एक दिन खून की उल्टी हुई तो उसे तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। इलाज की कहाँ कमी थी। नामी डॉक्टरों ने प्रयास किया, पर वह किसी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। उसकी आंखें तो अस्पताल की दीवारों पंखों में कुछ और ही खोजती। हृदय का हृदय से संबंध होता है, लहू को लहू पुकारता है। कुछ रिश्ते अटूट डोर से बंधे होते हैं। बांद्रा एक्सप्रेस अभी अभी गोपीपुर स्टेशन से होकर निकली थी। मैं वापस आकर सीट पर बैठा ही था कि फ़ोन की घंटी बजी। उधर से कमल की पत्नी मालती का फ़ोन था। भाई साहब आप तुरंत आ जाओ, इनकी तबीयत सीरियस है। मेरे हाथ से चोगा छूट गया, पांव तले ज़मीन सरक गई। मैंने तुरंत अपने जूनियर को चार्ज दिया और शहर की राह ली। एक प्राइवेट टैक्सी कर मैं तुरंत परिवार सहित वापस अपने शहर आया। ड्राइवर को मैंने गाड़ी सीधे अस्पताल ले जाने को कहा। अस्पताल कॉरिडोर में मेरे पांव लंबे लंबे डग भर रहे थे। इस छोटे से रास्ते में ही मैंने हजारों मनौतियाँ मांग डाली। ज्यों ही मैं उसके रूम में घुसा, सभी अपना स्थान छोड़कर हट गए। कमल मुझे देखते ही एक नई आभा से भर उठा। जैसे अरुणोदय के साथ ही कमल खिल उठते हैं, उसका चेहरा एक नए नूर से दमक उठा। उसकी सारी बीमारी, सारा अवसाद, सारी निराशा क्षण भर में काफूर हो गई। टिमटिमाते दिए को जैसे किसी ने यकायक घी से पुनः भर दिया हो। डॉक्टर, नर्स सभी उसके चेहरे की चमक को देखकर हतप्रभ थे।
उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। दादा, वादा करो अब मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। इस बार गए तो मेरा मरा मुंह ही देखोगे। स्नेह की निर्झर धारा मेरी आंखों से फूट पड़ी। शरीर पुलकित हो गया। शरीर में स्नेह समाता नहीं था। दोनों के नेत्रों से बरसते जलबिंदु जैसे अमृत छलका रहे थे। दूसरे दिन मैंने अपना त्याग पत्र भेज दिया। यह संवेदनशील कहानी श्री हरिप्रकाश राठी के कहानी संग्रह अगोचर से ली गई थी। मैं आशा करती हूँ यह ढाल आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा करना नहीं भूलें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।